हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वर्ल्ड। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है आईआईटी में एडमिशन लेने का। बट वो जो आईआईटी में एडमिशन बच्चे लेते हैं, उनको जो लोग पढ़ाते हैं, जो उनका करियर सेट करते हैं, जो फैकल्टी सेट करते हैं, वो फैकल्टी कैसे बने। तो आज उसके लिए हमारे चैनल पर हैं मिस्टर अर्पण तिवारी सर, जो आज हमको बताएंगे कि आईआईटी जेई के फैकल्टी कैसे बने, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में फैकल्टी कैसे बने, वो पूरा प्रोसेस आज हमें अर्पण सर बताएंगे। सो वेलकम अर्पण सर। हाय सर, वेलकम। सो अर्पण, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आईआईटी जेई में जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स है, जहां पर हर साल इतने सारे बच्चे अच्छी अच्छी आईआईटीज में जाते हैं, तो वहां की फैकल्टी बनने के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या टीचर बनने का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, तो वो आप हम लोगों से जरूर शेयर करें। बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर हम लोग क्राइटेरिया की बात करें तो कोई अगर पर्सन जेई की फैकल्टी बनना चाहता है, जेई मेंस की, तो उसके लिए दो तीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। पहला है या तो वो बंदा बीटेक हो। दूसरा, अगर वो बीटेक नहीं है तो ही कैन बी मास्टर्स इन दैट सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मान लीजिए जैसे मैं केमिस्ट्री में हूँ, तो मैं मास्टर्स इन केमिस्ट्री हूँ। और थर्ड जो चॉइस होती है वो एमटेक या पीएचडी वाले हो सकते हैं। तो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम लोग कहीं पर भी प्रोसीजर की बात करते हैं तो प्रोसीजर कुछ ऐसा रहता है कि सबसे पहले आप अपना सीवी सेंड करते हैं। आपका सीवी रिव्यू करा जाता है कि आपके पास वो जो चीजें हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारा देखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपका एक रिटन टेस्ट होता है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में एक रिटन टेस्ट होता है। आप कहीं पर भी जाएंगे, सबसे पहला काम होगा रिटन टेस्ट। उस रिटन टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपका डेमो होता है। डेमो आपकी स्किल देखने के लिए होता है कि आप कैसा वहां पर, अगर आप स्टेज पे खड़े हैं, आपके सामने बच्चे हैं, तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम लोग उसके आगे की बात करें तो डेमो के बाद आपका एक कहीं कहीं पर सब्जेक्ट इंटरव्यू के नाम से भी चलता है, कहीं कहीं पर। कई जगहों पर नहीं है, कई जगहों पर है। उसके बाद क्या होता है, फिर लास्ट राउंड आपका एचआर राउंड होता है और आपको वहां पर सिलेक्शन आपका हो जाता है। जैसे कि सर आपने बताया कि सीवी भेजते हैं, तो ये कहाँ कहाँ कब हमें मालूम चलेगा कि इस इंस्टीट्यूट में वैकेंसी खाली है, तो ये कैसे हमें पता चलता है? सर, अगर किसी को ये जानना है कि किस इंस्टीट्यूट में कब वैकेंसी खाली है, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन का है। आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। आप अलग अलग लेवल की फैकल्टी से कनेक्ट कीजिए। मतलब आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी फैकल्टीज, मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज जो है वो कहाँ होती हैं, लिंक्डइन पे मिल जाती हैं। तो आप उनके थ्रू कनेक्ट कीजिए। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि आकाश हो गया, ये सब क्या करते हैं, अपना पूरा पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पर कि हाँ, ये वैकेंसी इस सेंटर पर खाली है। या जब मास रिक्रूटमेंट होता है तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट डेट आती है वॉक इन के नाम से। तो इस तरीके से करके हमें पता चल जाता है। तो लिंक्डइन इज द बेस्ट सोर्स जिससे आप पता कर सकते हैं। और उनकी वेबसाइट पे जा करके भी कुछ पता कर सकते हैं, जो अलग अलग बड़े एलन सर, है। वेबसाइट से आपको पता तो चलेगा, बट लिंक्डइन से आपको क्विक इंफॉर्मेशन होती है। मान लीजिए कि कहीं पर एक वैकेंसी खाली हुई, तो जी जी। उस एक वैकेंसी के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे नहीं अपडेट करता है। अच्छा वो अच्छा। क्या करता है, लिंक्डइन पे पोस्ट डाल देगा कि वी नीड अ फैकल्टी फॉर दिस सब्जेक्ट, एज सच दिस इज द क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू मी। जैसे कि आपने बताया रिटर्न टेस्ट होता है, पढ़ाने के लिए भी तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि कोई मास्टर कर रहा होता है बट वो जेई का तो डिफरेंट सिलेबस हो गया, तो उसकी भी प्रिपरेशन हम कैसे करें, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा इलेबोरेट करें। सर, अगर हम लोग जेई की फैकल्टी बनने के लिए प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट होता है जो जेई के पीवाईक्यूज हैं, मेंस के। ओके। जेई मेंस पीवाईक्यूज को आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना बेहतर है। और मेंस के क्वेश्चन मोस्टली अगर आप करके जाते हैं तो आपको जेई मेंस, जब आप मेंस के एलिजिबिलिटी या मेंस की फैकल्टी बनने के लिए जाते हैं, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सेम एज विद द नीट। नीट में भी आप जेई मेंस लगाइए और नीट के पीवाईक्यूज लगाइए। तो यही लेवल रहता है एग्जाम का। अगर आप एडवांस के लिए जा रहे हैं तो लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो अच्छा सर, अर्पण सर आपने बताया कि मेन के लिए हम जाते हैं, तो एडवांस का टीचर कैसे बनता है? एडवांस के टीचर बनने के लिए पहला एलिजिबिलिटी होती है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो एक्सपीरियंस मिनिमम जो मानते हैं लोग, मांग रहे हैं आज के डेट में, कम से कम 8 से 9 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप जी एडवांस की फैकल्टी बनना चाहते हैं। तो
आइडियली क्या होना चाहिए, जेई मेंस को टारगेट करना चाहिए, और जेई मेंस को टारगेट करने के लिए आपको जेई मेंस के ही पीवाईक्यूज और अपने सारे कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करके जाइए। और नीट के लिए भी सेम चीज है। एक जो बहुत भारी मिथ है, मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईआईटी के जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है इन कंपैरिजन टू अदर इंस्टीट्यूट से जो जाते हैं। जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज की डेट में जो मार्केट में चल रहा है वो कुछ ऐसा ही है कि एक्चुअली जो आईआईटी से पास आउट है, चाहे वो मास्टर्स हो चाहे वो यूजी वालों को डेफिनेटली है, मास्टर्स वालों को भी है। तो अगर आप आईआईटीज वगैरह से पास आउट है तो आपके सिलेक्शन के क्राइटेरिया ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब सीवी रिव्यू करा जाता है तो वहां पर वो जो 3 लेटर है आईआईटी, वो बहुत मैटर करते हैं। तो इसलिए उसकी वैल्यू है, और डेफिनेटली ये बात सच है कि अगर कोई लोकल इंस्टीट्यूट से जाता है तो उससे ज्यादा प्रेफरेंस आईआईटी वाले को मिलती है। एक अर्पण सर, एक चीज मैंने और सुनी थी कि सैलरी में भी डिफरेंस आता है। जो आईआईटी से जाता है उसकी सैलरी थोड़ी हाई होती है इन कंपैरिजन टू अदर इंस्टीट्यूट। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है, जो बंदा आईआईटी से जाता है उसकी सैलरी हाई होती है, क्योंकि उनके पास टैग है। आप समझ रहे हैं, आईआईटी का टैग मतलब इंडिया में सब कुछ, भले ही पोस्ट ग्रेजुएट का टैग है बट टैग तो टैग है। तो आईआईटी के टैग की वजह से वो थोड़ा सा सैलरी में भी इंक्रीमेंट होता है, थोड़ा सा सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं। ऑब्वियसली किसी नॉर्मल पर्सन से या किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी वाले बंदे से ज्यादा हो जाता है चांस। नॉलेज टेस्ट होती है जब आप डेमो वगैरह देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर आईआईटी वाले बंदे का सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आपके पास स्किल नहीं होगी पढ़ाने की तो फिर आईआईटी से हो या कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक क्वेश्चन और अर्पण जी आपसे कि जैसा कि आप आईआईटी से थे, मैं तो आपको जानता ही हूँ, बट आपने जेई फैकल्टी बनना का आपका क्या ऐसी सोच रही कि आपको जेई फैकल्टी, क्योंकि आप आईआईटी से थे तो अदर भी रीजंस में जा सकते थे, तो आपने फैकल्टी बनने का ही क्यों सोचा? क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, और ये शुरू से रहा है कि जब मैं कॉलेज में था, यानी कि जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था यहाँ किरोड़ीमल कॉलेज से, उस टाइम पर भी मैं, जो हमारी एक सोसाइटी हुआ करती थी सहयोग करके, तो वहां पर भी मैं पढ़ाया करता था। तो वो पढ़ाने का पैशन मेरे पास शुरू से ही था। तो जैसे ही मैं पास आउट हुआ उसके बाद फिर मैंने अपना सोचा कि क्यों नहीं इस फील्ड में जाया जाए। काफी अच्छी फील्ड है, आप जाएंगे तो देखेंगे आप बच्चों को कैसे फ्यूचर बना सकते हैं। और एज ग्रुप की बात होती है, जब आप कम एज ग्रुप के होते हैं तो बच्चे आपसे इंटरेक्ट भी ज्यादा करते हैं, तो वो आपको अपना टीचर कम दोस्त ज्यादा समझते हैं, तो वो चीजें शेयर भी करते हैं बहुत सारी, और बहुत ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट भी दिखाते हैं क्योंकि आप उनके एज ग्रुप के होते हैं। ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप, मान लो 6-7 साल का अंतर होगा। हाँ, एक चीज और तो अर्पण ऐसा जी, है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले तो रिटन एग्जाम होता है जिसके लिए आपने कुछ बताया था वो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरा आपने बताया इंटरव्यू और बोर्ड में भी पढ़वाते हैं, तो उसके लिए जो कैंडिडेट है वो प्रिपरेशन कैसे करे, उसका भी तो एक तरीका होगा। बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप डेमो के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपके सामने 4-5 पर्सन बैठे रहेंगे तो आप थोड़ा सा, अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाएंगे तो आप हिचकिचाएंगे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा आपको पैनिक सी सिचुएशन आएगी। तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है, जो मैं अपना बता रहा हूँ, कि अगर जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था डेमो खड़े होकर के, तो मैंने क्या करा था कि अपने दोस्तों को सामने बैठाल करके उनके सामने बोर्ड पे पढ़ाया था। और उससे ये होता है कि जब मेरे दोस्त जो है वो ले मैन है, लेट सपोज उन्हें केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो कोई भी सवाल पूछ रहे थे उल्टा सीधा। तो अगर आप वहां पर उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, उनको समझा पा रहे हैं, क्योंकि 12th तक तो ऑब्वियसली पढ़ के आए ही थे, तो याद तो था उनके दिमाग में। तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप सामने लोगों को बिठाइए और उनसे बोलिए कि तुम्हें जो भी समझ में नहीं आए, जो भी XYZ, वो पूछो। क्योंकि होता क्या है, जब आप क्लास में होते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा सेम लेवल की बात को समझे। तो हो सकता है एक सवाल को आपको 4 बार बताना पड़े। तो वो जो आपके दोस्त लेमैन वाला काम कर रहे हैं वो यही करते हैं कि आपको देखते हैं कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उस क्वेश्चन से। अगर आप नहीं हो रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग कि आप जा सकते हैं उस सेक्टर में, क्योंकि बच्चे आपको मिलेंगे एक सवाल को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी पूछेंगे। तो तो सबसे अच्छा तरीका है आप प्रैक्टिस कीजिए दो लोगों को सामने बिठाकर। हाँ, जैसे कि जब आपका डेमो चल रहा होगा तो वो जो टॉपिक आपको दिया जाता है वो आपकी पसंद से दिया जाता है कि जो डेमो ले रहा होता है वो अपनी पसंद से देता है?
नहीं, मोस्टली जो टॉपिक होता है वो बोलते हैं कि आप अपनी पसंद का एक टॉपिक पढ़ाइए। जब उनको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक सही है तुम्हारा, तो वो तुमसे कहेंगे कि गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। तो टॉपिक आपकी चॉइस का होता है, इसलिए जब भी आप डेमो के लिए जाएं तो अपने 3 टॉपिक बेस्ट तैयार करके जाएं, जिनमें आपको लगता है कि कोई मात नहीं दे सकता आपको। ये आपने अर्पण जी बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे कि पहले जब प्रैक्टिकल्स होते थे तब भी हम लोगों को कुछ इसी प्रकार से दिया जाता था कि 3 प्रैक्टिकल में से कोई एक चूज कर लो। आ, बिल्कुल, हाँ, सेम वैसा ही है। जी जी जी। इसमें मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा अर्पण जी, जैसे कि मान लो टॉपिक दिया उन्होंने, आप अपने टॉपिक से आप पढ़ा रहे हैं, उसमें जो वो लोग क्वेश्चन रेज करते हैं वो फंडामेंटली रेज करते हैं कि ये क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ पूछते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या उस जो आप पढ़ा रहे हैं उसके फंडामेंटल ज्यादा पूछते हैं, तो किस तरीके से वो रेज करते हैं क्वेश्चन वहां पे? और बच्चे दूसरा या ये, अगर आप आंसर वहां नहीं दे पाए तो क्या फर्क पड़ता है? विवेक, बच्चे या जो पैनल है नहीं, डेमो का जो वो? पैनल डेमो ले रहा है बच्चे का तो अलग है, मैं ओके। पैनल की बात कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं सबसे पहले कि आपका शुरुआत वो बेसिक क्वेश्चन से करेंगे। उसके बाद उसी क्वेश्चन में आपको घुमाते जाएंगे और फिर डीप तक जाएंगे। ये मोस्ट ऑफ द लोगों की स्ट्रैटेजी होती है कि एक क्वेश्चन को पकड़ करके फिर उसके पीछे चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, इस तरीके से चलता लाइक है। जैसे पीएचडी तो ड्राफ्ट। अगर लेट सपोज, हाँ बिल्कुल, अगर आप नहीं दे पाए आंसर तो वहां पर आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कह सकते हैं कि सर आई डोंट रिमेम्बर दिस। क्योंकि ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन, वी हैव सम स्टोरेज कैपेसिटी, तो वो जितना हम जितना स्टोर कर सकते हैं उतना ही रख पाते हैं। अगर हम नहीं याद है तो आप सिंपल लैंग्वेज में कह दीजिए कि सर आई डोंट रिमेम्बर दिस। घुमाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी अर्पण जी ने दी। सो सर, आप अपनी तरफ से क्या बताना चाहेंगे जो इस इंटरव्यू में रह गया, कि और जो भी कैंडिडेट हैं जो फैकल्टी बनना चाहते हैं, जिनके लिए वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो प्लीज जरूर शेयर करें। सबसे बड़ी बात है आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस किस चीज का? कि कई बारी आप बच्चों को बहुत बेसिक चीज पढ़ाएंगे। जैसे मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं, तो जब बच्चा 10th से 11th में आता है तो 10th में केमिस्ट्री के सिर्फ 4 चैप्टर होते हैं, और जब 11th में आता है तो केमिस्ट्री पूरा एक भंडार हो जाती है, दो दो बुक्स हो जाती हैं। तो बच्चा बहुत परेशान होता है, और वो परेशानी उसकी फर्स्ट चैप्टर में ही दिखने लगती है। तो उसके लिए आपको क्या, वो आपसे कुछ भी पूछेगा, आप एक वर्ड भी बोलेंगे ना कि मोल आपने बोल दिया, तो वो उस मोल वर्ड में ही आपको काफी देर तक उलझा के रखेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इससे निकलना कैसे है। इसके लिए आपको आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा पूछेगा, कई बारी होगा कि जब क्लास खत्म होने वाली होगी तो पीछे से कोई बच्चा फिर बोलेगा कि सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया था, कैन यू प्लीज रिपीट दिस। तो इस तरीके से, यानी कि जो सबसे बड़ा की है वो है पेशेंस और कॉन्फिडेंस। दो चीजें हैं जो आपको इस सेक्टर में आपको आगे ले जा सकती हैं। एक जो आपने कहा कि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो जेई का और नीट का सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है, तो इन सारी चीजों को आप कैसे हैंडल करेंगे? जैसे कि मान लेते हैं सिलेबस आप हैंडल करते ही होंगे, सिलेबस को भी कवर करने का प्रेशर आपके ऊपर होता होगा, तो वो कैसे आप करते हैं? मुझे लगता है कि अगर हम लोग एक पेस में पढ़ाते हैं ना, मतलब क्लास का स्पीड और पेस बच्चों के हिसाब से डिसाइड होता है। जिस लेवल का बच्चा आपको क्लास में मिलता है उस लेवल से आप पेस डिसाइड करते हैं। तो कई बार एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के भी सिलेबस कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट हम लोग नहीं कराते हैं, कराते हैं, क्योंकि जनवरी में जेई का एग्जाम होता है और मई में नीट का एग्जाम होता है। तो नीट के एग्जाम के लिए हमारे पास टाइम होता है, बट यूजुअली जेई के एग्जाम के लिए टाइमिंग कम होती है हमारे पास। तो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेकर के कवर कराते हैं, और जो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन पे ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसा चलता है। तो थैंक यू सर, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट समय हमारे चैनल कंपटीशन मिलकर दिया, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विवेक सर, थैंक यू सो मच।